सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की बात सुनाऊंगा जो अपनी काम काज के अलावा अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। आपने बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया है कि आप क्राइम की, क्रिमिनल्स की इतनी बात करते हो, कभी उन पुलिस वालों की बात भी सुनाइए जो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे अपने असूलों से, अपने काम से, अपनी इन्वेस्टिगेशन से। और पूरी उम्र उन्होंने अपना वो ईमानदारी का रेपुटेशन बना के रखा, जो खाकी वर्दी में बहुत कम पाया जाता है। इट्स ईमानदारी जो है वो पुलिस फोर्स में आजकल बहुत रेयर कमोडिटी हो गई है, लेकिन एक ज़माने में करप्ट ऑफिसर ढूंढने पड़ते थे और वो पकड़े जाते थे। लेकिन आज ईमानदार ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन ढूंढने से भी ढूंढे नहीं जाते, मिलते नहीं। मैं आपको दो तीन छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा। और आईपीएस ऑफिसर के बहुत बड़े दर्जे के आईपीएस ऑफिसर, एक ऑफिसर हुआ करते थे टी सेंगारवेल। वो 84-85 में डीसीपी हेडक्वार्टर हुआ करते थे मुंबई पुलिस के। ये वो उन दिनों की बात है जब मैंने किस्सा कैचर का बहुत बड़ी स्टोरी, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला एक तरीके से क्राइम के फील्ड से जुड़ा हुआ स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें मैंने वर्दा राजन और दो सीनियर इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस, जिनका नाम था मिस्टर देशमुख और मिस्टर सैमसन, एक कैंटोपिल का इंचार्ज था और दूसरा माटुंगा का इंचार्ज था। वर्दा के ज़माने में ये दोनों ऑफिसर एक तरीके से वर्दा का पानी भरते थे और अपने डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं डर के या मजबूरी से कुछ काम करते थे, जिनका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो जैसे ही मैंने वो कैसेट हमारे अखबार में फ्री प्रेस में छपी, मैंने वो कटिंग भी आपको दिखाई थी किस्सा कैसेट का, उसमें एक्सपोज हुआ वर्दा का सारा रैकेट, किस तरीके से उसने उस समय के पुलिस कमिश्नर जूलियर रोबैरो को गालियाँ निकाली, किस तरह से वाईसी पवार को उसकी जात को लेके, उसके धर्म को लेके ऊंचे नीचे शब्द कहे गए, और किस तरीके से ये दोनों सीनियर इंस्पेक्टर्स को डराया धमकाया गया, और किस तरीके से ये दोनों ने वर्दा के सामने बैठ के शराब भी पी और उसके कहने के मुताबिक काम करने का कुछ तरीके से वादा भी किया। तो वो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, असेंबली तक उसके चर्चे हुए। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलियर रोबैरो ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, जिसके इंचार्ज लगाया गया टी सेंगारवेल को। वो बेसिकली तमिलनाडु के रहने वाले थे, वर्दा भी तमिलनाडु का था, लेकिन उनके लिए ये बात कोई माना नहीं रखती थी, वो अपना ड्यूटी, अपना काम कर रहे थे। तो उसके पहले जो दोनों इंस्पेक्टर थे, इनको उसी दिन, जिस दिन मेरी ये खबर अखबार में छपी थी, उसके पहले जो मैंने रोबैरो को वो पूरी कैसेट सुनाई थी, उसको सुनते ही रोबैरो ने दोनों इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया था। अब उनकी वो सस्पेंशन की पूरी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन ऑफ कैसेट, इसको लेके सेंगारवेल साहब को वो इंक्वायरी बनाई गई और 1 महीने के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट देने को कहा गया। अब उसमें हीयरिंग शुरू हुई, पहले उनका बयान हुआ दोनों इंस्पेक्टर्स का, उसके बाद मुझे बुलाया गया, 2-3 बार मेरी स्टेटमेंट दर्ज हुई कि मैंने वो कैसे रिकॉर्ड किया, उसमें क्या क्या था, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, कभी कट एंड पेस्ट तो नहीं किया गया, क्या वो कैसेट असली है कि नकली है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, मैंने वो जो रॉ कैसेट थी वो कहाँ से खरीदी थी, टेप रिकॉर्डर कहाँ से लिया था, वो सब बातें, छोटी छोटी बातें। सेंगारवेल साहब जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरी मंशा में उनको कोई शक नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह कानून के हिसाब से एक एक बात को पूछ रहे थे और लिख रहे थे, ताकि कल को अगर केस किसी कोर्ट कचहरी में जाता है तो ना तो पुलिस को नमोशी का सामना करना पड़े, तो ना एक प्रेस की फ्रीडम के ऊपर कोई आँच आए। तो इस इतनी डिलीजेंस से वो काम कर रहे थे, और मुझे लगा कि अल्टीमेटली वो जो दोनों इंस्पेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी गाज गिरने वाली है। अब देखिए, एक ईमानदार ऑफिसर
अपनी सब यारी दोस्ती लिहाज सब छोड़ के सिर्फ कानून का पालन कर रहा है। आखिरी मेरी हियरिंग में उनका आखिरी सवाल था कि जो कैसेट मैंने पुलिस कमिश्नर को एज एविडेंस पेश की थी, वो जो कैसेट थी वो वही कैसेट थी जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया था, जहाँ रिकॉर्डिंग वाली कैसेट और थी और उसकी मैंने कॉपी बनवा के पुलिस को सबमिट किया है। और झूठ मैं भी नहीं बोलना चाहता था, मेरा कोई वैसा इंटरेस्ट तो था नहीं। तो मैंने उनको सच्ची बात बता दी कि ये कैसेट वो नहीं है जो जिसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने ओरिजिनल कैसेट से कुछ कॉपीज़ बनाई थी 2-3, जो एक मैंने अपने ऑफिस के लिए रखी थी, एक पुलिस कमिश्नर को दी थी, और एक मेरे पास जो ओरिजिनल थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मेरे पास घर पे अभी भी सेफ कस्टडी में पड़ी है। मैंने कॉपी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि अगर कोई मेरे ऊपर अटैक होता है या कुछ होता है और मेरी एक ही कैसेट मेरे पास होगी, वो कुछ छीन के ले जाता है, तो मैं आगे कैसे स्टोरी के लिए बढ़ूँगा। क्योंकि रिकॉर्ड करने के तकरीबन 6-7 दिन बाद मैंने वो स्टोरी अखबार में छापी थी। तो मेरा ये बयान सिंगारवेल साहब ने लिखा कि वो कैसेट ओरिजिनल नहीं थी, ओरिजिनल की कॉपी की हुई थी जो मैंने सबमिट की थी। और देखिए उस बेस पे वो दोनों जो ऑफिसर सस्पेंड थे उनको वापस नौकरी पे लाना पड़ा। एक टेक्निकल पॉइंट था और मैं बहुत नाराज़ होकर सिंगारवेल साहब के पास गया। मैंने कहा आपने उनको बचा लिया? बोलते नहीं, मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। कानून के हिसाब से अगर आप बोल देते, आप झूठ भी कह देते कि वो ओरिजिनल कैसेट है तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता था। अब आपने कह दिया खुद अपनी स्टेटमेंट पे कि वो ओरिजिनल नहीं थी, तो उसका मतलब ये लिया जा सकता है कि जो दूसरी आपने कॉपी की उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश हो सकती है, उसमें कोई वॉइस ओवर किया जा सकता है, कुछ कटिंग जो पोर्शन शायद उनकी इनोसेंस दिखा सकते वो आपने कट कर दिए होंगे। तो ये एक शक के दायरे में बात आती थी। मैं उसको कि अगर कल को वो दोनों ऑफिसर कोर्ट में चले जाते अपनी सस्पेंशन के खिलाफ तो मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता था, आपके ऊपर भी हो सकता था। तो उनकी सच्चाई को लेके कानून की डिटेल के ऊपर चलते हुए काफ़ी महीनों के बाद वो दोनों जो इंस्पेक्टर थे वो वापस नौकरी पे आ जाते हैं। कोई कोर्ट कचहरी में जाने का मौका नहीं बनता है, लेकिन उनको कोई भी अच्छी पोस्टिंग उसके बाद पुलिस में नहीं मिली। साइड ब्रांच में वो नौकरी करते रहे और बाद में रिटायर हो गए। अब देखिए मेरे को दिल में नाराज़गी तो बहुत थी, लेकिन सिंगारवेल साहब के प्रति मुझे कोई ऐसी भावना नहीं थी कि इनकी वजह से वो 2 ऑफिसर बच गए, साफ निकल गए। कट टू उसके कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, सिंगारवेल साहब को तमिलनाडु में एक सेंट्रल कोई फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसके चीफ विजिलेंस ऑफिसर लगा के डेपुटेशन पे भेजा गया, कोई 1.5-2 साल की टेन्योर के लिए। तो 87 के करीब कहीं उसी दौरान में वो वापस आते हैं डेपुटेशन से। तो उनको एक वेट्स एंड मैस्टर डिपार्टमेंट होता है हमारा, जहाँ पे ये जो कंज्यूमर के साथ जो हेरा फेरी की जाती है, मिलावट की जाती है, कम तोला जाता है, कीमत ज़्यादा लगाई जाती है, तो उस मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी उसको कह देते हैं पुलिस का, उसके वो एडिशनल सीपी लग के वापस आ गए। तो उनके ऑफिस से कोई 100 गज की दूरी पे मेरा ऑफिस था, फ्री प्रेस जर्नल, जहाँ पे मैं काम करता था न्यूज़पेपर के अखबार में। तो वहाँ से वो करते करते एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया लैंडलाइन पे कि अगर ज़्यादा बिज़ी नहीं हो तो क्या मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। तो मैं गया, उनको मुझे वॉकिंग डिस्टेंस था, मैं ऑफिस से निकला, 4 कदम चल के उनके ऑफिस में पहुंच गया। तो बात करते करते उन्होंने बड़ी अजीब सा सवाल किया जो उस ज़माने में मुझे बहुत अजीब लगा। तो कहते हैं कि मेरी जो एक रिकॉर्ड होता है कि मैं अपना डेपुटेशन कंप्लीट करके वापस अपने पेरेंट क्वार्टर में आ गया हूँ, वो रिकॉर्ड मेरा अभी तक चेन्नई से, मद्रास उसको कहते थे, तभी वहाँ से नहीं आया है, और पिछले 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही।
और उसकी वजह से मेरा घर का बजट बहुत बिगड़ गया है पैसा ना होने की वजह से। तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या आप मुझे 3,000 रुपया लोन दे सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन मुझे चेक चाहिए, कैश नहीं चाहिए। अब देखिए इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एडिशनल सीपी रैंक का ऑफिसर, उसको 3,000 रुपये की ज़रूरत है जो अपने किसी कलीग को नहीं कहना चाहता, किसी रिश्तेदार से नहीं लेना चाहता। और मेरे जैसे एक दोस्त को, एक पत्रकार दोस्त जो उसकी लाइन का नहीं है, उसके साथ अपनी समस्या शेयर कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। इतना पैसा हमारे पास भी नहीं होता था, कोई इतनी तो 2,000 सवा 2,000 के करीब तो सैलरी थी। तो मैं ऑफिस वापस गया, मैंने अपने जनरल मैनेजर थे मिस्टर लखोटिया, उनसे बात की। उनका कहा मुझे आप 3,000 की एडवांस दे दीजिए, मेरे 2-3 महीने में आप थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कट कर लेना, तो ये मुझे चाहिए, लेकिन वो चेक मुझे इस नाम से चाहिए, तो वो उसमें नाम मत लिखना चेक पे। तो वो मैंने एक उनसे उन्होंने मुझे 3,000 का चेक दे दिया, कंपनी का, फ्री प्रेस जर्नल का। मैं वो चेक ले जाके वापस दिया श्रृंगारवेल साहब को। उन्होंने अपना नाम लिख के वो अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। खैर वो उनका काम था। और मुझे बोले कि मैं ये तुम्हें पैसा हर महीने 500 रुपये वापस किया करूँगा बाई चेक, और आपका 6 महीने में ये 3,000 पूरा होगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपका काम होना चाहिए, आप अच्छे आदमी हो। तो देखिए आप मानोगे नहीं, हर महीने मुझे वो कभी खुद आ जाते थे चलते चलते मेरे ऑफिस में, कभी मुझे बुला लेते थे फ़ोन करके, और 6 महीने उन्होंने मुझे वो 500 रुपये का चेक वापस किया। क्या इस किस्म के ईमानदार ऑफिसर आपको आज के दिन में मिलेंगे, मिस्टर श्रृंगारवेल जैसे? और उनकी जो सरकारी गाड़ी थी वो अपने घर में नहीं खड़ी रखते थे, वो एक वर्ली में एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, जिसमें बाकी भी सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर ही थे। पुराने हमारे रिटायर्ड डीजी मिस्टर एस.के. वर्मा उसी सोसाइटी में रहते हैं। मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर आर.डी. त्यागी उसी बिल्डिंग में रहते थे। एडिशनल डीजीपी रिटायर हुए मिस्टर चौधरी, तुकाराम चौधरी, वो भी वहीं पे रहते हैं। और पी.डी. यादव वहाँ पे रहते थे। एक और चौधरी थे, वो भी उसी बिल्डिंग में थे। बोले देखिए सब के सब बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर उसी बिल्डिंग में रहते थे। और जब मैं जाता था वहाँ पे, बाद में लोगों ने बताया कि श्रृंगारवेल साहब के घर में कोई सर्वेंट नहीं है, मेल सर्वेंट या मेड सर्वेंट कोई नहीं है। घर का पूरा काम इनकी बीवी खुद करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, सब वो खुद करती है। और श्रृंगारवेल साहब अपनी गाड़ी जो उनको ऑफिस में एम्बेसडर कार घर छोड़ने जाती थी, वो बिल्डिंग के अंदर भी नहीं लेके जाते थे, अपने मेन गेट पे उतर जाते थे और गाड़ी को वापस मोटर ट्रांसपोर्ट विंग में भेज जाते थे। और जब कहीं जाना होता तो फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेते थे। अपने घर का सामान खरीदने, सब्जी भाजी लेने, राशन लेने वो साइकिल पे जाते थे खुद। मतलब इतना बड़ा ऑफिसर साइकिल पे नज़दीक की मार्केट में जाके घर का सामान खरीद के लाता था। तो इस किस्म के ऑफिसर की वजह से शायद उस ज़माने की मुंबई पुलिस इतने बड़े बड़े काम कर लेती थी। दूसरी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मिस्टर रंगा राजू हुआ करते थे, शायद वो भी कर्नाटका के थे या शायद आंध्रा के थे। वो मैं उनको बहुत पुराना जानता था। एक ज़माने में वो पूना के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, जब एस.एस. विर्क वहाँ पे डीसीपी हेडक्वार्टर थे 70s, लेट 70s में। तो उसके बाद वो तरक्की करते करते एडिशनल डीजी के रैंक पे पहुँच गए और स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट में लग गए, जहाँ पे बहुत पैसा कमाने का साधन होता है। ये स्पेशल सेक्रेटरी होम की वो पोस्ट होती है जिसके पास जितने डिटेंशन ऑर्डर्स होते हैं, कॉफ़ी पोसा के, एनएसए के, जितनी भी प्रीएम्प्टिव डिटेंशन होती हैं, उसके साथ वो बड़े बड़े लोगों के केस, या जिन लोगों का कोई लाइसेंस किसी किस्म का पुलिस कमिश्नर से या कहीं पूरे स्टेट में कहीं अटका है, वो किसी किस्म का भी लाइसेंस हो जिसमें होम डिपार्टमेंट का लेना देना हो, उनकी अपील्स सब वो स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाती थी। तो किसी को ने अपना कॉफ़ी पोसा की डिटेंशन वो रुकवानी है, किसी का रिवॉल्वर लाइसेंस अटका हुआ है वो लेना है, किसी होटल वाले का लाइसेंस अटका है उसने लेना है,
जहाँ कोई बड़ी परमिशन जो रिफ्यूज़ कर दी गई पुलिस कमिश्नर से, उसकी अपील उनके पास जाती थी। तो बहुत पैसा कमाने का वो साधन होता है। होम सेक्रेटरी से ज़्यादा पैसा स्पेशल सेक्रेटरी होम उस ज़माने में कमाया करता था, जिन्होंने कमाना होता था। लेकिन बस रंगा राजू वो उस किस्म के आदमी नहीं थे, नहायत ईमानदार और शरीफ आदमी। शरीफ इतने कि अगर वो बाहर निकलते थे बिना यूनिफॉर्म के तो कोई उनको पहचान भी नहीं सकता था। उनके अपने पुलिस वाले नहीं पहचानते थे कि यही हमारे बड़े साहब हैं, एडिशनल डीजीपी रैंक के ऑफिसर। अब किस्सा सुनिए आप छोटा सा। उनकी बेटी गोवा में मेडिकल कॉलेज में, गोवा में एक ही मेडिकल कॉलेज था तभी, वहाँ पे वो डॉक्टरेट कर रही थी, एमबीबीएस कर रही थी। तो वहीं पे उनका एक लोकल दूसरे कलीग के साथ अफेयर हुआ, उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। तो मेरा उन दिनों में गोवा में आना जाना रहता था। मैंने बहुत सारे एपिसोड में बताया है कि मेरे लंदन के दोस्तों का वहाँ पे सालवेजिंग का काम चलता था, तो उसकी थोड़ी सी सुपरविज़न मुझे भी उन्होंने दी हुई। तो मुझे हफ्ते में कई बार 2 बार 3 बार मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के गोवा जाना पड़ता था। तो ये बात रंगा राजू साहब को मालूम थी कि बलजीत के गोवा में जान पहचान है। उसी तरह हमारे नासर भाई बैरीज होटल वाले, जिनका मैंने बहुत बार जिक्र किया है, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, भाइयों के भाई नासर भाई, वो आप देख सकते हो। तो नासर भाई के साथ भी रंगा राजू साहब की बहुत अच्छी बनती थी। वो कहीं अपने होटल के लाइसेंस के लिए अपील में उनके पास गया था, तो उनकी आपस में ट्यूनिंग होगी, उनकी एक किस्म से बहुत अच्छी जान पहचान दोस्ती की तरह हो गया। तो मुझे एक दिन रंगा राजू साहब का फ़ोन आया कि कल 2 दिन के बाद हमें गोवा जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, छुट्टी वगैरह की कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा नहीं सर। बोलते ठीक है, और नासर भाई आपके पास टिकट पहुंचा देगा आपकी, और हम तीनों को गोवा जाना है। तो मैंने पूछा सर क्या हुआ? बोलते मेरी बेटी की शादी है, उसको अटेंड करने जाना है, 3-4 दिन के लिए वापस आ जाएंगे। हम रंगा राजू साहब की वाइफ, रंगा राजू साहब खुद, मैं और नासर भाई, चारों जन हम रंगा राजू साहब के घर से गाड़ी में बैठ के, टैक्सी में बैठ के निकले, एयरपोर्ट गए। उनके पास 2 बैग थे, ब्रीफ केस जैसे, एक बड़ा बैग था कपड़ों का। और जब ब्रीफ केस वाले छोटे बैग और उनकी वाइफ का पर्स जब स्क्रीनिंग के लिए डाला मशीन में, तो पुलिस वालों में गुस्सल मुर्से शुरू हो गई, जो स्क्रीन में देख रहे थे स्क्रीन पे। उनको हमने समझा कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वो दोनों बैग साइड में रख लिए और रंगा राजू साहब को क्वेश्चन किया कि इनमें आपको मालूम है क्या है? तो रंगा राजू साहब बोलते हैं हाँ जी मालूम है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि ये उनके बड़े बॉस हैं। वो तभी स्क्रीनिंग का पूरा काम मुंबई पुलिस के पास होता था, आजकल तो CISF के हवाले कर दिया। वो सब उनके जूनियर थे, इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर। बोलते आपको ये खोलिए, ये बैग खोलिए दोनों। तो रंगा राजू साहब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए कुछ गहने हैं एक बैग में, दूसरे में कुछ कैश है, जो मेरा लीगल कैश है, मैं बैंक से निकाल के लाया हूँ, उनको 2 नंबर का पैसा नहीं है। कैश भी पता नहीं 40-50 हज़ार का था कुछ उस ज़माने में। तो बोले नहीं आपको खोलना पड़ेगा। अब मैं और नासर भाई खुसर मुसर कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि अंदर की बात क्या है। हम थोड़ा साइड में खड़े थे, उनसे पुलिस वालों की बात हो रही। आप देखिए, अगर वो एडिशनल DG एक बार बोल देता कि तो तुम्हारी इतनी बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिमाकत कैसी हुई, मैं एडिशनल DG रंगा राजू हूँ, तो उनकी पैंट नीचे गिर जाती। लेकिन नहीं बताया उन्होंने वाइफ को बोला चाबी निकालो। उसने अपने पर्स से चाबी निकाली, खोलने लगे। इतने में वहाँ पे जो एयरपोर्ट के ACP इंचार्ज थे ग्रोवर साहब, वो सरदार जी थे। 3-4 सरदार ही मुंबई पुलिस में रहे हैं आज तक उस लेवल पे, उनमें से ग्रोवर साहब थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। तो मैंने ग्रोवर साहब को बुला लिया। मैंने कहा सर ये आपके जो लोग हैं ये रंगा राजू साहब को तंग कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि बातचीत क्या हो रही है उनकी। तो मुझे बोलते कि ये रंगा राजू साहब हैं। बोलते मैं तो सोचता था कोई लंबा चौड़ा ऑफिसर होगा, हमने नाम बहुत सुना इनका, बहुत ईमानदार ऑफिसर है और बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टाफ के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो वो गए जाके सलूट मारा ग्रोवर साहब ने रंगा राजू साहब को। जब उन्होंने सलूट मारा तो बाकी पुलिस वाले सब कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए कि ये आदमी है कौन जिसका बैग खोल रहे हैं, जिसके अंदर कैश और गहना है। तो उसने उनको मराठी में बोला कि आप जाइए। बोले सर सॉरी, आपको जो इनकन्वीनियंस हुई है
तो ये इनका बैग उनको बोला हवाले करो, दिया, और रंगा राजू साहब को एस्कॉर्ट करके हमें जहाज़ की सीढ़ियों तक, जो गोवा फ्लाइट जानी थी हमारी, वहाँ तक हमें छोड़ने आए। लेकिन रंगा राजू साहब ने एंड तक अपने मुंह से किसी को नहीं कहा कि मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रंगा राजू हूँ। और देखिए, इस किस्म के ऑफिसर आपको आज की दुनिया में मिलेंगे, इसीलिए उनका आज जिक्र होता है, उनके चर्चे होते हैं, लोग उनकी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको अच्छे ऑफिसर बनना है तो इनके जैसे बनिए। तो इसके साथ आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।